Hello student, good afternoon to all of you. अपन सेल बायो का जो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक चल रहा है। अलग अलग प्रकार की जो कोशिका हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उनके जो कार्य की लक्षण हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इससे जो पूर्व का ये वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। तो आज के अपन इस टॉपिक के अंदर जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं अलग अलग प्रकार की, उसमें भी जो एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं उनके कार्य की लक्षणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो दीज फोर मेन टिश्यू आर फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट सेल्स इन ह्यूमन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो मानव के अंदर पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जो मुख्य रूप से इन चार ऊतकों का निर्माण करती है। जैसे इस स्लाइड में अपन देखें, इपिथेलियल सेल, उपकला कोशिकाएं, जो दीज सेल्स आर टाइटली अटैच्ड टू वन अनदर। ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होती हैं। दे कवर ओवर द इंटीरियर ऑफ होलो ऑर्गन्स। तो जितने भी जो होलो ऑर्गन है, पाइप लाइक जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, इतने अंग, जैसे जो रक्त वाहिनियाँ हैं, पाचन जो अंग है, डाइजेस्टिव जितना भी ऑर्गन्स हैं वो, तो उसको ये कवर करती है, उनके अंदर ये पाई जाती हैं। उसके अलावा सरफेस ऑफ द थिंग्स लाइक स्किन, जैसे त्वचा है उसकी सतह पर ब्लड वेसल्स है, डाइजेस्टिव अंग है जो कि होलो अंग है, होलो ऑर्गन्स है। तो देयर आर डजन टाइप्स ऑफ इपिथेलियल्स। तो यहाँ पर बहुत एक दर्जन के आसपास इपिथेलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि उपकला कोशिकाएं। विदाउट इपिथेलियल सेल, यदि इपिथेलियल कोशिकाएं नहीं हो तो यू वुड हैव नो स्किन, आपके पास त्वचा नहीं होगी जो आपके शरीर को इंजरी से बचा सके और किसी दूसरे जो जितने भी कॉजिंग एजेंट्स हैं उनको आपके शरीर को बचा सकते। त्वचा का जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो इपिथेलियल कोशिकाओं का बना होता है। विट एंड वुड हैव नो स्टमक टू डाइजेस्ट। तो आपके पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आहार नाल है, वो भी नहीं होगी, जिससे आमाशय नहीं होगा जिससे कि आपका भोजन पच सके। तो इपिथेलियल कोशिकाएं वहाँ यहाँ इन स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गन्स है, जो शरीर के अंग है, वहाँ पर पाई जाती है, जो इनका निर्माण करती है। इनकी वजह ये नहीं हो तो ये नहीं होंगे, और इस वजह से आपका जैसे स्किन नहीं होगी तो आपका बॉडी इंजरी से प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। यदि आहार नाल में जैसे स्टोमक का आमाशय नहीं हो तो आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद अपना दूसरा जो मेन है वो है तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स। देयर सेल्स आर स्प्लेस्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो ये संचार के लिए इनका विशेष जो कार्य है, वो स्प्लेस्ड जो कैरेक्टर है वो कम्युनिकेशंस का है। दिस सेंड सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स। तो ये जो सूचनाएं हैं वो ब्रेन से मांसपेशियों को देती है और ग्रंथियों को देती है। तो उस वजह से कंट्रोल देयर फंक्शन, जिस वजह से इनका मांसपेशियों का और ग्रंथियों का जो कार्य है वो नियंत्रित होता है। दे आल्सो रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन। तो ये इसके अलावा जितने संवेदनशील जो सूचनाएं हैं वो भी इसको मिलती है फ्रॉम त्वचा के द्वारा। त्वचा के द्वारा, आइज़ के द्वारा, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो अपने स्किन है, आइज़ है, ईयर है, तो इसकी सूचनाएं भी, इंफॉर्मेशन है वो भी इनके द्वारा पहुंचाई जाती है। द सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। ये भी सूचनाएं इसके थ्रू त्वचा से, आइज से, ईयर से सूचनाएं दिमाग तक या ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। देयर आर डजन्स ऑफ वेराइटीज ऑफ नर्व सेल। तो यहाँ पर दर्जन भर की अलग अलग प्रकार की नर्व सेल्स अपने शरीर के अंदर देखने को मिलती है। ईच विथ इन देयर ओवन शेप्स एंड फंक्शन। हर एक का अपना आकार और अलग कार्य होता है। यू वुड हैव नो कॉन्शियसनेस, और मतलब आप इसके बिना आपकी चेतना नहीं होगी और आप किसी के ऊपर नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, बॉडी के ऊपर या जितने भी जो शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं उसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और आपके अंदर
चेतना भी या चेतन नहीं होगा, सचेतन नहीं होगा, किसी को इन्वायरमेंट के प्रति आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे विदाउट नर्व सेल्स। तीसरे सेल्स की मेन बात करें तो है मांसपेशीय कोशिकाएं। दे सेल्स आर स्प्लेस्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये संकुचन के लिए विशेष इन कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। विदाउट मसल्स, बिना मांसपेशीय कोशिकाओं के यू वुड नॉट एबल टू मूव, तुम आप चल फिर नहीं सकते। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल सेल्स, दे पुल एंड टग ऑन बोन्स, तो ये पुल करते हैं बोन्स और टेंडम को टू प्रोड्यूस मोशन, जिसकी वजह से शरीर में मोशन हो पाता है। दे आल्सो फॉर्म द आउटर वॉल ऑफ द होलो ऑर्गन, जितने भी अपन ने जो एपिथेलियम सेल्स के बने हुए जो ऑर्गन है उसके चारों तरफ ये मसल सेल पाई जाती है, जिसकी वजह से उन ऑर्गन जितने भी जो पाइप लाइक होलो ऑर्गन है उनका कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, मतलब उनका सिकुड़ना और फैलना इसके द्वारा मांसपेशी के कोशिकाओं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो होलो ऑर्गन के चारों तरफ भी इसका एक स्तर पाया जाता है। लाइक ब्लड वेसल्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेट द डायमीटर ऑफ दिस होलो ऑर्गन, तो उनका जो डायमीटर है वो इनके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो होलो ऑर्गन्स के चारों तरफ भी मांसपेशियों का एक स्तर पाया जाता है जो इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में सहायता करता है। कनेक्टिव टिश्यू जितने भी संयोजी ऊतक है, जैसे मसल्स वगैरह है, बोन्स, मसल्स है, ब्लड्स है, तो दीज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो के शरीर को क्या है करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इट्स आल्सो डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया, तो बाहर से आने वाले जितने भी जो अनवांटेड बैक्टीरियाज हैं वो उनको भी शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। तो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट एंड फेट सेल्स। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स है जो संयुगी ऊतक की, जो कि नेटिव है और लोकल है और ये मूव नहीं करती। दूसरी जो सेल्स है वो माइग्रेट होती हैं कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू द फाइट टिश्यू। तो दूसरी जो ऊतक की जो कोशिका हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित होती है थ्रू कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम। ये कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं जो रक्त का संचार होता है उसके साथ मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर और वहाँ जाकर वो रोगों के प्रति फाइट करते हैं। तो सेवरल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे कनेक्टिव टिश्यू भी है जिसमें कार्टिलेज और बोन है, डिजाइंड टू स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिजिड दैट मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कार्टिलेज और बोन भी होती है और जितने भी जो फ्लूड है, ब्लड फ्लूड है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो ब्लड फ्लूड होता है वो मोस्टली जितने भी रोग होते हैं उस रोगों के प्रति लड़ता है। दूसरे जो कार्टिलेज और बोन है ये बॉडी को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, और जो फेट सेल्स हैं वो भोजन को संग्रहित करके रखती है, जो क्या कहते हैं जब अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती है तब वो जो स्टोरेज फूड है वो काम आता है। तो ये मेन 4 टिश्यूज़ हैं जो मसल सेल्स, नर्व सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं जिनका ये मुख्य रूप से ये कार्य होता है। सेल की डाइवर्सिटी की बात करें, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, एपिथेलियल सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, एर्थ्रोसाइट्स हैं इनकी, आरबीसी, मसल्स कोशिकाएं हैं, स्मूथ सेल्स और स्केलेटल मसल सेल्स या स्मूथ सेल और स्केलेटल मसल सेल्स, नर्व कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं आप देख रहे हैं, मैक्रोफेजेस जो कोशिकाएं होती है, भक्षण कोशिकाएं, फेट सेल्स जो वसा को संग्रहित करके रखती हैं, सेल्स दैट स्टोर्स न्यूट्रिएंट, जर्म सेल्स होती हैं जैसे स्पर्म और ओवम, सेल्स दैट फाइट अगेंस्ट, ये मैक्रोफेजेस कोशिकाएं हैं जो रोगों के प्रति लड़ती है। तो सेल की डाइवर्सिटी की बात करें, मतलब कितने प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं देखने को मिलती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो देयर आर मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव के अंदर 200 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। टाइप डिफर इन साइज, शेप एंड सब सेलुलर कंपोनेंट्स दैट डिफर लीड्स टू डिफरेंस इन फंक्शन। तो उनका आकार, उनका माप अलग अलग होता है उनके कार्य के आधार पर। तो इस स्लाइड के अंदर जितने भी आप जो आकार और स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो विभिन्न कोशिकाओं के हैं जो मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। सेल्स इन ह्यूमन बॉडी नंबर इन ट्रिलियंस एंड कम इन ऑल शेप्स एंड साइज, तो अलग अलग प्रकार का आकार और माप देखने को मिलता है, बहुत सारे ट्रिलियंस संख्या में कोशिकाएं मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। देयर टिनी स्ट्रक्चर्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये आपको पहले से ही ज्ञात है कि जो जीवित जीव है उनका ये मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर सेल्स से यानी कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, अंगों से मिलकर एक अंग सिस्टम बनता है और एक अंग सिस्टम मिलकर
पूरे ऑर्गेनिजम्स के लिए कार्य करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स जीवित रह पाता है. मतलब सेल कंप्राइजेस टिश्यू and tissue makes up organs and organs form organ system and organ system work together to create an organism and keep it alive. Each types of cell in a human body is specially occupied for its role. तो हर एक प्रकार की जो कोशिका है, अलग अलग प्रकार की जो सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है, उनका एक अलग अलग इस विशेष फंक्शन होता है. सेल्स ऑफ ए डाइजेस्ट सिस्टम फॉर इंस्टेंस आर वेस्टली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो यदि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है, जो पाचन तंत्र के अंदर पाई जाती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है, उनका आकार अलग होता है और उनका कार्य अलग होता है. जैसे जिस तरह स्केलेटन कोशिकाओं में भी कोशिकाएं पाई जाती है, वो भी अलग अलग. द सेल्स ऑफ द डिपेंड्स ऑन ईच अदर टू कीप द बॉडी फंक्शनिंग एज ए यूनिट. तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और जितने भी शरीर का उसको एक यूनिट इकाई के रूप में काम करती है, जिससे पूरा एक शरीर एक होके काम करता है. तो देयर आर 100 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. तो आगे आने वाली स्लाइड्स में अपन सिर्फ 11 जो मोस्ट कॉमन सेल्स हैं उनके बारे में, बट द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सेल्स. 11 कॉमन सेल्स है, उसकी अपन चर्चा करते हैं. यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं, ये 11 कॉमन सेल्स जैसे स्टेम सेल्स, बोन सेल, ब्लड सेल, मसल सेल, वसा कोशिकाएँ हैं, त्वचा कोशिकाएँ हैं, तंत्रिका कोशिकाएँ हैं, अंतःस्त्रीय कला कोशिकाएँ हैं जिसको एंडोथेलियल सेल, सेक्स सेल जिसमें स्पर्म और ओवम आते हैं, पैनक्रियाटिक सेल जो कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों के रूप में कार्य करती है, कैंसरियल सेल जिनकी एब्डोमिनल ग्रोथ होती है उसको कैंसरियल सेल बोलते हैं. तो ये मोस्ट कॉमन 11 टाइप्स ऑफ सेल्स है, जिसकी अपन आगे वाली स्लाइड में एक एक करके चर्चा करेंगे. स्टेम सेल्स आर यूनिक इन दैट दे ओरिजिनेटेड एज अनस्प्लाइज्ड सेल्स. तो ये अविशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है, जो डेवलप्ड होती हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टोसिस्ट से डेवलप्ड होती है. तो इनके अंदर क्षमता पाई जाती है कि वो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है. तो ये प्रीवियसली जब ये डेवलप्ड होती है तो ये अनस्प्लाइज्ड होती है, बट दे डेवलप्ड ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. तो इनसे अलग अलग प्रकार की विशेष कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है. ऑर्गन और टिश्यू भी इससे निर्मित किया जा सकते हैं, रिपेयर किए जा सकते हैं और रिप्लेस्ड भी किए जाते हैं. तो स्टेम सेल्स कैन बी डिवाइड एंड रेप्लिकेट मनी टाइम्स इन ऑर्डर टू. तो ये इनको ये स्टेम सेल्स हैं, ये विभाजित भी होती है और अपनी रेप्लिकेट भी करती हैं, बहुत सारी और भी कॉपी बनाती हैं, जिससे कि किसी दूसरे जो डेड हो रखा है कोई सेल्स या ऑर्गन, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, उसको रिपेयर किया जा सकता है इसके थ्रू. तो इन द फील्ड ऑफ स्टेम रिसर्च, यदि अपन स्टेम का जो जितना भी शोध कार्य है वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है तो उसकी बात करें तो एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्ट्रक्चर बाय यूटिलाइजिंग देम टू जनरेट सेल्स फॉर टिश्यू रिपेयर. तो स्टेम सेल्स कोशिकाओं को जनरेट किया जाता है जिससे ऊतकों को रिपेयर किया जा सके. ऑर्गन की कहीं कमी, कोई अंग फंक्शनल नहीं रह पाया है तो उस अंग को ट्रांसप्लांट किया जा सके, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में. एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, रोगों के उपचार में भी स्टेम सेलों का उपयोग किया जाने लगा है, ये शोध में देखने में आया है. तो ये इस प्रकार की स्टेम कोशिकाएं होती हैं जिनका ये कार्य रहता है. स्टेम सेल्स जैसे अपन यहाँ देखें तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जब ब्लास्टोपोर डेवलप्ड होता है तो उसकी ब्लास्टोसिस्ट कोशिकाएं हैं जो विच कैन बी एक्ट एज ए स्टेम सेल, जिससे अलग अलग प्रकार की. तो यहाँ पर ये अनस्प्लाइज्ड होती हैं, ठीक है ना, विशेष प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती हैं. तो इस अविशेष प्रकार की कोशिकाएं जो कि यूनिक होती है, अपने आप में अद्भुत होती है. दीज हैव एबिलिटी टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जिनके अंदर क्षमता होती है कि वो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर सके, जैसे ये कार्डियक सेल का, इंट्रोसाइट्स का, फैट सेल्स का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल्स, न्यूरॉन्स, इनका ये निर्माण कर सकती है. ये इनके अंदर क्षमता पाई जाती है. तो ये स्टेम सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. नेक्स्ट अपन बात करें बोन्स की. बोन्स आर द टाइप्स ऑफ मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो ये एक प्रकार का मिनरल कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है जिसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉस्फेट है, कैल्शियम है. तो बोन्स आर मेड अप ऑफ मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स जो होता है इसके अंदर कोलेजन और कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल्स पाए जाते हैं. देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स बोन सेल्स. तो बोन सेल मुख्य रूप से या प्राथमिक रूप से 3 प्रकार की है. प्राइमरी जो इसके टाइप्स वो 3 हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स. ये 3 प्रकार की कोशिका हैं बोन्स में आती है. ऑस्टियोक्लास्ट की बात करें तो ये लार्ज सेल्स है,
दैट डिकम्पोज बोन फॉर ए, तो ये जैसे बोन कोई काम नहीं कर रही है तो उसको डिकम्पोज कर देती है, और जिससे कि उसका पुनः अवशोषण हो सके और पुनः शोषण हो सके वाइल दे हील। तो उनकी जो हीलिंग है उसको बढ़ाने के लिए ये कार्य करती है ओस्टियोक्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट जो कोशिका हैं रेगुलेट द बोन मिनरलाइजेशन, तो ये बोन के मिनरलाइजेशन को रेगुलेट करती है और प्रोड्यूस ओस्टियोइड का प्रोड्यूसन करती है। और ओस्टियोइड का क्या काम का होता है, ओस्टियोइड का काम होता है ऑर्गेनिक सबस्टेंस ऑफ द बोन ओस्टियोइड एंड है ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज ऑफ द बोन मैट्रिक्स, ये कार्बनिक पदार्थ है किसका, बोन मैट्रिक्स का, विच मिनरलाइज टू फॉर्म बोन, जो कि मिनरलाइज करता है जिससे कि हड्डी बन सके। तो ओस्टियोब्लास्ट मैच्योर टू form osteocytes adds in the formation of bone and help maintain calcium। तो जो थर्ड टाइप है बोन सेल्स वो है ओस्टियोब्लास्ट, जो मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट टू फॉर्म ओस्टियोसाइट्स, तो ये परिपक्व होने के पश्चात ये ओस्टियोसाइट्स का निर्माण करती है। और ओस्टियोसाइट्स एड इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड हेल्प टू मेंटेन कैल्शियम बैलेंस, तो ये फॉर्मेशन बोन के बनने में सहायता करती है और जो कैल्शियम का बैलेंस है उसको बनाए रखने में ओस्टियोसाइट्स कोशिकाएं मदद करती है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो बोन्स कोशिकाएं होती हैं उनका ये कार्य रहता है। अब अपन बात करें जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका मुख्य कार्य जो फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन थ्रू बॉडी टू फाइटिंग इन्फेक्शन, तो इनका कार्य ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का रहता है शरीर के अंदर। दूसरा जितनी भी जो कोशिका हैं वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती हैं और जितने भी संक्रमण होते हैं उसके अगेंस्ट ये फाइट करती हैं। ब्लड सेल एक्टिविटी एज ए वाइटल टू फॉर लाइफ, जो रक्त की गतिविधि है वो जीवन के जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मेरो, जो रक्त कणिका है वो बोन मेरो के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स इन ब्लड, देयर आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएँ हैं, श्वेत रक्त कणिका हैं और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है डिटरमाइन ब्लड टाइप्स, जो कि ब्लड के प्रकार के लिए उत्तरदायी होती हैं और रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सहायक होती है। वाइट ब्लड सेल्स की अपन बात करें, दे आर रेस्पॉन्सिबल इम्यून सिस्टम, दे डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, जो कि रोगजनक जितने भी वायरस बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करती है एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी को बनाने में शरीर के अंदर, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का जितना भी जो तंत्र है उसको डेवलप करने में ये वाइट ब्लड सेल का कार्य रहता है। और प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स हेल्प टू क्लॉट टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस, जो शरीर से या जितनी भी जो वाहिनियाँ हैं यदि वो रैप्चर हो जाती है या कहीं से फट जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है तो उससे रक्त का ज़्यादा लॉस नहीं हो, तो वहाँ पर ये प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमने में सहायता करती है। तो ये अलग अलग प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं जिनका काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में, इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट में और ब्लड क्लोटिंग में रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट स्लाइड में मसल सेल्स फ्रॉम मसल टिश्यू विच इनेबल्स ऑल बॉडीली मूवमेंट्स, तो ये मांसपेशी जो कोशिकाएं हैं इनका कार्य शरीर के मूवमेंट में रहता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, स्केलेटन मसल सेल एंड कार्डियक मसल सेल। तो स्केलेटन, कार्डियक एंड स्मूथ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मांसपेशी कोशिकाएं। स्केलेटन मसल्स टिश्यू की बात करें तो अटैच टू द बोन्स टू फैसिलिटेट वॉलेंट्री मूवमेंट, तो ये हड्डियों के साथ जुड़ी हुई रहती हैं जो कि ऐच्छिक जो मूवमेंट होता है उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। देज मसल्स आर कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू विच प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट मसल्स फाइबर, तो ये संयोजी ऊतक से घिरी हुई रहती हैं जो कि मसल्स जितने भी तंतु हैं उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये स्केलेटल मसल्स का काम है। उसके बाद अपन कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये इनवॉल्यूंटरी है, अनैच्छिक पेशियाँ हैं। आर मसल्स दैट डजंट रिक्वायर्ड कॉन्शियस इफर्ट, तो इसके अंदर कोई चेतन एफर्ट्स की आवश्यकता नहीं होती। फाउंड इन हार्ट, तो ये हार्ट के अंदर पाई जाती है। देयर सेल्स एड इन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड आर joined to another intercalated disc that allow for heart synchronization, तो ये ब्लड के हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम आती है, जो हार्ट बीट में सहायता करती है।
हार्ट बीट को बनाए रखती है। स्मूथ मसल्स की बात करें, स्मूथ मसल्स टिश्यू इज़ नॉट स्टेटेड लाइक कार्डियक, ये स्टेटेड नहीं होते हैं जैसे कार्डियक मसल्स होती हैं और स्केलेटल मसल्स होती हैं, उस तरह की ये नहीं होते हैं। देर आर नॉन स्टेटेड। स्मूथ मसल इज ए इनवॉलेंट्री मसल, तो ये भी अनैच्छिक मांसपेशी कोशिकाएँ होती है। ये लाइनेट बॉडी कैविटीज़ एंड, ये तो जो शरीर की जो गुहा है जिसको कैविटी बोलते हैं, यानी सिलोम जिसको कहें अपन, तो बॉडी कैविटी को ये लाइन करती है। फॉर्म्स द वाल ऑफ मनी ऑर्गन्स, तो जितने भी अंग है उसकी जो भीतरी वाल है उसके फॉर्मेशन में सहायक होती है, जैसे किडनी है, इंटेस्टाइन है, नलिका हैं, ब्लड रक्त वाहिनियाँ हैं और लंग एयरवेज है जितने भी, तो उसकी जो भीतरी वाल होती है उसमें ये स्मूथ मसल्स पाई जाती है जो कि फंक्शन में इनवॉलेंट्री होती है। फैट सेल्स, वसा कोशिकाओं की बात करें, दे आर आल्सो कॉल्ड एडिपोसाइट्स, इनको एडिपोसाइट्स कोशिकाएं भी कहते हैं। मेजर सेल्स कंपोनेंट ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोसाइट्स कंटेंट ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स, तो एडिपोसाइट्स के अंदर वसा की बूंदें पाई जाती है जो कि वसा को संग्रहित करके रखती हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड होता है। दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी, जो कि ऊर्जा के रूप में काम आता है। वैन फैट इज स्टोरेड इट सेल्स बिकम राउंड, जब इसके अंदर वसा संग्रहित होती है तो ये जो वसा कोशिका हैं ये गोल होती है और फूली हुई लगेगी। वैन फैट इज यूज्ड इट सेल्स लिंक, जब इसकी वसा उपयोग में ले ली जाती है तो ये सिकुड़ जाती है कोशिकाएं। एडिपोज सेल्स आल्सो हैव ए क्रिटिकल एंडोक्राइन फंक्शन, तो एडिपोज कोशिकाएं कभी कभार एंडोक्राइन के रूप में भी कार्य करती है। दी प्रोड्यूस हार्मोन, ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, दैट इन्फ्लुएंस द सेक्स हार्मोन मेटाबॉलिज्म, जो सेक्स हार्मोन की मेटाबॉलिज्म है उनको भी ये नियंत्रित करते हैं। ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी, फैट स्टोरेज एंड यूज, ब्लड क्लोटिंग एंड सेल सिग्नलिंग में इसके हार्मोन है वो भी कहीं कहीं उसके रेगुलेशन में और कंट्रोल में उत्तरदायी होते हैं। द स्किन की बात करें, द स्किन इज कंपोज्ड ऑफ ए लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो जो स्किन है वो उपकला ऊतकों का एक स्तर पाया जाता है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। दैट इज सपोर्टेड बाय लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको सपोर्टेड रहता है कनेक्ट, यानी कि बाहर की तरफ एपिडर्मिस होता है तो उसके नीचे की तरफ डर्मिस होता है जो उसको सपोर्ट करता है अंडरनीथ, और उसके नीचे एक अंडरनीइंग सबक्यूटेनियस लेयर पाया जाता है। तो स्किन के यहाँ 3 लेयर हो गए, एक तो सबक्यूटेनियस लेयर, उसके ऊपर डर्मिस, डर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस, या ठीक है ना। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कम्पोज ऑफ ए फ्लेट, तो जो सबसे बाहर का जो त्वचा का जो स्तर है वो फ्लेट होता है। फ्लेट इसका में एपिथेलियम का बना होता है, और दैट आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, जो कि आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। द स्किन कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ रोल्स, तो जो त्वचा के हैं वो त्वचा बहुत सारे रोल अदा करती है अपने। ये शरीर को इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, शरीर के अंदर जितने भी बॉडी के अंदर अंग पाए जाते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है त्वचा, और बाहर से डैमेज होने से भी बचाता है। इट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिजलीकरण नहीं होने देता, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता शरीर के शरीर के अंदर के पार्ट का। एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट जर्म्स, और ये रुकावट के लिए भी बैरियर के रूप में भी काम करता है। बाहर से आने वाले जर्म्स, जो रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता, और त्वचा के अंदर वसा भी संग्रहित के रूप में रहती हैं। एंड प्रोड्यूस विटामिन एंड हार्मोन्स, तो और ये जो विटामिन है और हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। तो ये त्वचा के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनका, और त्वचा का मूल रूप से क्या जो फंक्शन है वो इस स्लाइड में आपको बताया गया। नेक्स्ट अपन स्लाइड में नर्व सेल्स की बात करते हैं जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, जो कि नर्व सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। नर्व सेंड सिग्नल्स, ये अपन ने पहले भी बात करी, नर्व सिग्नल सेंड करता है ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स वाया नर्व इम्पल्सेस के थ्रू। स्ट्रक्चरली ये न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, यदि स्ट्रक्चरली बात करें तो न्यूरॉन के अंदर 2 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। एक तो उसका मेन बॉडी होता है जिसको सेल बॉडी कहते हैं, दूसरा जो सेल बॉडी से अलग अलग प्रोसेस निकलते हैं जिसको नर्व प्रोसेस कहते हैं। तो द सेंट्रल बॉडी कंटेन ए न्यूरॉन न्यूक्लियस, जो सेंट्रल में जो बॉडी है उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस पाया जाएगा। दूसरे ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म एंड अदर ग्रेन्यूल्स एंड अदर ऑर्गेनल्स। उससे नर्व प्रोसेस
निकलते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं, जो कि उसकी सेल बॉडी से एक्सटेंड होते हैं, चारों तरफ भी हो सकते हैं, वन साइडेड भी हो सकते हैं, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो ये मेनली स्ट्रक्चरल फंक्शनल है नर्व सेल्स का, यानी कि न्यूरॉन का। कॉमन सेल्स ह्यूमन बॉडी की बात करें तो पहले भी अपन कुछ स्लाइडों में डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी यहाँ भी अपन स्लाइड में देख लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, थर्मोसाइट्स, ओवम एंड स्पर्म, जिसको रिप्रोडक्टिव सेल या अपन और फिर ये मसल्स, स्टेटेड मसल के अंदर सार्कोमेयर्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, इंट्रोसाइट्स, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, ओस्टियोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स। तो ये अलग अलग प्रकार की कोशिका हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, और ये कॉमन सेल्स है। नेक्स्ट अपन लेते हैं अंतःस्तरीय कला कोशिकाएं, एंडोथेलियल सेल्स फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और लिम्फेटिक जो सिस्टम है, उसकी जो आंतरिक अंदर की जो लाइनिंग है वो एंडोथेलियल सेल्स की होती है। दे मेक अप द इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स। और इसके अलावा जो रक्त की नलिका हैं और लिम्फेटिक वेसल्स है और ऑर्गन है, इंक्लूडिंग ब्रेन तक भी उसके जो अंदर का जो स्तर है वो किसका बना होता है, एंडोथेलियल कोशिकाओं का बना होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेसल्स और ऑर्गन इंक्लूडिंग द ब्रेन, लंग्स, स्किन, हार्ट। तो ये इसका जो अंदर का जो स्तर है वो किसका होता है, एंडोथेलियल कोशिकाओं का होता है। और इंडोथेलियल सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंजियोजेनेसिस। तो एंडोथेलियल सेल्स का कार्य एंजियोजेनेसिस के रूप में भी रहता है, जो कि नए जिसका अर्थ होता है द एंजियोजेनेसिस द प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, जिससे कि नई रक्त नलिकाओं का निर्माण हो सके। तो इंडोथेलियल सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंजियोजेनेसिस प्रोसेस। तो एंजियोजेनेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत नई रक्त नलिकाओं का निर्माण होता है, तो उसमें भी एंडोथेलियल कोशिकाएं सहायक होती हैं। दे आल्सो रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। और ये नियंत्रित करती हैं मूवमेंट का मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे गैसेज, फ्लूइड बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यू, एज वेल एज हेल्प टू मैनेज ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर को भी, बीपी को भी मैनेज करती है, और जो सराउंडिंग के साथ जो ब्लड का मूवमेंट होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, मैक्रोमोलिक्यूल का एक्सचेंज होता है, उसमें भी ये एंडोथेलियल कोशिकाएं सहायता करती है। सेक्स सेल यानी कि जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म और ओवम, जिसको आप रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, विच इज क्रिएटेड इन मेल एंड फीमेल गोनेट्स, जो कि मेल और फीमेल के जो गोनेट होते हैं टेस्टिज और ओवरी में, वहाँ पर ये डेवलप्ड होते हैं। मेल सेक्स सेल की बात करें जो कि स्पर्म है, और ओवम है जो कि फीमेल सेल्स हैं, इन दोनों में स्ट्रक्चरली डिफरेंट पाया जाता है। इसमें सेल जबकि मोटाइल होता है और लॉन्ग होता है, और वेयर एज ओवम की बात करें तो स्पेरिकल होता है और वो नॉन मोटाइल होता है और साइज में बड़ा होता है स्पर्म से। तो मेल सेक्स आर स्पर्म आर मोटाइल एंड हैव लॉन्ग टेल लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फ्लैजेला। फीमेल सेक्स सेल आर ओवा, जिसको ओवम कहते हैं या ओवा कहते हैं, आर नॉन मोटाइल, जो कि ओवरी के अंदर उसका उत्पादन होता है या ओवरी के अंदर वो डेवलप्ड होते हैं। जबकि अपन स्पर्म की बात करें जो कि टेस्टिज के अंदर डेवलप होता है। तो फीमेल सेक्स सेल आर ओवा आर नॉन मोटाइल एंड रिलेटिव लार्ज इन कंपेरिजन टू द मेल गैमेट्स, जो कि यदि कंपेयर करें तो जो ओवम है वो जो मेल सेक्स सेल है यानी कि स्पर्म है उससे कंपेरेटिवली बड़ा होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल यूनाइट टुगेदर। यदि जो लैंगिक जनन की बात करें तो उस समय ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि निषेचन कहा जाता है, टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, जिसकी वजह से नए जीव की उत्पत्ति हो पाती है। वाइल अदर बॉडी सेल रेप्लिकेटेड बाय माइटोसिस, गैमेट्स रिप्रोड्यूस बाय मियोसिस। यदि अपन कोशिकाओं की बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो जो सेक्स सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस होती है बाय मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से, जबकि अदर बॉडी की जो कोशिका हैं वो माइटोटिकली यानी कि समसूत्री विभाजन से रेप्लिकेट कर पाती है, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ा पाती है। द पेनक्रियाटिक, अगली स्लाइड में अपन देखते हैं पेनक्रियाटिक फंक्शन एज ए बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। यदि पेनक्रियाटिक के अंदर जो ऑर्गन है पेनक्रियास, उसके अंदर पेनक्रियाटिक सेल की बात करें तो वो कोशिकाएं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में काम करती है। मीनिंग दैट डिस्चार्ज हार्मोन बोथ थ्रो, यानी कि इसका अर्थ ये होगा कि जो हार्मोन है वो डक्ट में भी डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू डक्ट एंड डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू
थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू द टारगेट्स ऑर्गन। तो इसलिए ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन के रूप में भी काम करती है। पेनक्रियाटिक सेल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज। तो इनका जो पेनक्रियाटिक कोशिकाएं हैं जो रक्त के अंदर ग्लूकोज की सांद्रता के स्तर को नियंत्रित करती है, एज वेल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा के डाइजेशन में भी सहायता करती है। एक्सोक्राइन की बात करें तो एक्टिनर सेल्स होती है विच आर प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो एक्टिनर सेल्स है जो एक्सोक्राइन के रूप में कार्य करती है, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ट्रांसपोर्टेड बाय डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन ये हो गया कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं जो एक डक्ट के थ्रू छोटी आंत तक पहुंचते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स में डाइजेशन में सहायता करती है। वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेनक्रियाटिक सेल्स, बहुत ही कम मात्रा में या कम प्रतिशत की मात्रा में जो पेनक्रियाटिक कोशिकाएं होती है वो एंडोक्राइन फंक्शन में होती है। आर सीक्रेट हार्मोन इनटू द सेल एंड टिश्यू, जो कि कोशिकाओं में और उसके ऊतकों में हार्मोन को स्रावित करते हैं। पेनक्रियाटिक एंडोक्राइन सेल्स आर फाउंड इन ए स्मॉल क्लस्टर। तो जो पेनक्रियाटिक एंडोक्राइन के रूप में जो कार्य करती है कोशिकाएं, वो स्मॉल क्लस्टर के रूप में एक जगह इकट्ठी होकर रहती हैं, जिसको आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस कहा जाता है। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय देयर सेल्स इंक्लूड इसको, तो आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस के द्वारा जो हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि इंसुलिन, ग्लूकागोन और गैस्ट्रिन कहलाते हैं। द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय देयर सेल्स, तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं जो क्लस्टर इकट्ठी होकर रहती है तो उनके द्वारा अलग अलग हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जो कि इंसुलिन है, जैसे ग्लूकागोन है और गैस्ट्रिन है। अनलाइक ऑल द अदर सेल लिस्टेड, तो जितनी भी अपन ने पिछली स्लाइड्स में जितनी भी कोशिकाएं पढ़ी उसके अलावा एक और प्रकार की भी कोशिकाएं जिसको आप कैंसर सेल्स कहा जाता है, जो कि अनकंट्रोल्ड जिनकी ग्रोथ होती है, अनियंत्रित ग्रोथ से जितनी भी कोशिकाएं बढ़ती हैं, दैट सेल्स आर नोन एज ए कैंसरियल सेल्स, जिसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता। दे वर्क टू डिस्ट्रॉय द बॉडी, जो कि जिनका यही कार्य होता है कि जो शरीर को डिस्ट्रॉय कर देती है। कैंसरियल सेल्स रिजल्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एब्नॉर्मल सेल प्रॉपर्टीज दैट कॉज सेल्स टू डिवाइड अनकंट्रोल्ड एंड स्प्लिट टू अदर लोकेशन। तो जो कि अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। कैंसरियल सेल डेवलप, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। कैंसरियल सेल डेवलप कैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम म्यूटेशन स्टेमिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू द केमिकल। तो ये इसका डेवलपमेंट है या इसका इस प्रकार की कोशिकाओं का विकसित होना, ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। जिस जेनेटिक म्यूटेशन यदि जीन में होता है तो वो जीन एक्सपोज हो जाए केमिकल के या रेडिएशन के या अल्ट्रावायलेट रेट के रेज के आगे, तो जीन म्यूटेशन की वजह से भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है कोशिकाओं की। कैंसर कैन आल्सो हैव जेनेटिक ओरिजिन, तो जेनेटिकली ओरिजिन भी हो सकता है कोशिकाओं का, सच एज ए क्रोमोसोम रेप्लिकेट एरर एंड, तो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन एरर हो या इनके अंदर जीन म्यूटेशन हो जाए, तो या कौन सी कैंसर कोजिंग वायरस डेवलप हो जाए, जीन इस प्रकार के वायरस जो कैंसर कोज करते हो, तो कैंसरियस कोशिकाओं का विकास शरीर के अंदर हो सकता है। कैंसर सेल आर allowed to spread rapidly because they develop decrease sensitive to anti growth signals। तो जो एंटी ग्रोथ सिग्नल्स होते हैं जो कि ऑन्कोजीन्स होते हैं उनको सप्रेस्ड करके रखते हैं, तो वो इस प्रकार के सिग्नल्स है जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस वजह से ये कैंसरियस सेल है वो स्प्रेड रैपिडली अपने आप उसका जो बढ़ने की गति है वो बढ़ जाती है और वो फैलने भी लग जाती है शरीर के दूसरे पार्ट्स में। तो ये इस वजह से हो पाता है। प्रोलिफेट क्यूकली इन द एब्सेंस ऑफ स्टॉप कमांड्स, तो ये अपने आप को इसलिए बढ़ा पाती है क्योंकि जो कोशिकाओं की जो कमांड है एक दूसरे के ऊपर वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। तो दे आल्सो लूज द एबिलिटी टू अंडरगो एपोप्टोसिस। जो नॉर्मली जो कोशिकाएं होती है शरीर के अंदर, तो उसके अंदर ये प्रक्रिया देखने को मिलती है कि वो एक समय के पश्चात उस सेल के अंदर अपने आप डेथ हो जाती है, तो उसको उस प्रक्रिया को बोलते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो मेकिंग देम इवन मोर फॉर्मिडल। तो इस प्रकार की जो गतिविधि है वो कैंसर सेल में देखने को नहीं मिलती है। तो ये इस प्रकार के सिग्नल लॉस हो जाना और जो सप्रेसर जीन है वो इनएक्टिव हो जाता है, तो इस वजह से कैंसर सेल डेवलप होने की आशा शरीर के अंदर बढ़ जाती है। तो ये
आपके इस टॉपिक के अंदर अपन ने अलग अलग प्रकार की जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं जो मानव शरीर के अंदर देखने को मिलती हैं, उसके जो कार्य के लक्षण है उसका आपने अध्ययन किया। तो इसी के साथ अपना जो सेल बायो का पहला यूनिट है, जिसके अंदर अपन ने सेल थ्योरी और उसका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, उसके बाद मेजर जो कोशिका के टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसके बारे में अपने अध्ययन किया। और उसके पश्चात जितनी भी अलग अलग प्रकार की प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाने वाली जो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल है, उनका उनका आकार, माप और उसके जितने भी जो कार्य के लक्षण हैं उनके बारे में अध्ययन किया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में। तो इस लेसन के अंदर या इस यूनिट की बात करें, इस इकाई के अंदर ये इतने ही टॉपिक आते हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है, और अलग अलग जितने भी अलग अलग टाइप्स है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, जो कि स्ट्रक्चरली और आकारिकी रूप से और माप के आधार पे वो अलग अलग है और उनका कार्य भी अलग अलग रहता है। तो उनका आकार उनके कार्य के ऊपर ज़्यादातर निर्भर करता है। और सेल थ्योरी, ये सारे टॉपिक सेल बायो के पहले यूनिट के अंदर आते हैं। और इसी के साथ आपका इस ई लेक्चर के साथ सेल बायो का पहला यूनिट यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।